नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो जैसा कि कल से हमने शुरुआत की थी राजस्थान बजट 2022-23, उसको लेके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बजट 2022-23 में जो नए संस्थान हैं कहाँ उनकी स्थापना की जाएगी और कितना उनका बजट रहेगा, इस तरह की चीज़ें कल की क्लास में फोकस में रही थी और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कौन सा नया संस्थान, कौन सा पार्क या कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन से ज़िले में और कितने बजट के साथ शुरू किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की क्लास में वो हमने पढ़ा। आज हमें जो क्लास का फोकस है वो रहेगा बजट 2022-23 के बजट भाषण में क्या क्या नई योजनाएं घोषित की गई या पुरानी जो योजनाएं चली आ रही हैं उनमें क्या नए प्रावधान किए गए, योजना के क्षेत्र का विकास किया गया या फिर उसके बजट का विस्तार किया गया या और उससे जुड़े जो प्रावधान हैं उनको मेनली ध्यान में रखते हुए आज की क्लास शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू की गई? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ संपूर्ण राजस्थान एक चीज़ पूछी गई है। ऐसी चीज़ जब भी आए क्वेश्चन में तो थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के पहले ही कुछ क्षेत्रों में शुरू की गई होगी और संपूर्ण राजस्थान में उसके बाद शुरू की गई होगी, तभी यहाँ क्वेश्चन में संपूर्ण शब्द लगाया गया है। तो संपूर्ण राजस्थान से पहले ये राजस्थान के 5 जिलों में शुरू की गई थी और वो 5 जिले कौन से हैं? दक्षिणी राजस्थान के जिले कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और 5वां बारां। तो योजना जब शुरू की गई थी तब ये राजस्थान के इन 5 जिलों में शुरू की गई थी और इसके बाद जब ये संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई, संपूर्ण राजस्थान में जो शुरू की गई, इसकी घोषणा की गई थी कब? बजट 2022-23। कब आया 2022-23 का बजट? तो ये आया 23 फरवरी। तो 23 फरवरी 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी कि ये योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा तो कोई अपना ऑप्शन है ही नहीं 23 फरवरी वाला। तो दरअसल इस दिन घोषणा की गई थी और ये संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कब से हुई है? तो वो है 1 अप्रैल 2022। यही हमारा आंसर है, 1 अप्रैल 2022। इस दिन से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई। तो सवाल उठता है इन 5 जिलों में कब शुरू हुई? और अगर सिंपली केवल इतना पूछा जाए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू हुई तो उसका उत्तर क्या होगा? 19 नवंबर 2020। इस दिन ये इन 5 जिलों के साथ शुरू की गई 19 नवंबर 2020 को। और इसकी तब घोषणा की गई थी कौन से बजट में? बजट 2020-21। इस बजट में योजना की घोषणा की गई थी। शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को इन 5 जिलों के साथ और पूरे राजस्थान में लागू की गई है कब? घोषणा की गई थी 23 फरवरी 2022 को, लागू हुई है 1 अप्रैल 2022 से। अब छोटी सी जानकारी योजना के बारे में ले लेते हैं कि योजना क्या है। तो वैसे तो नाम में ही सब कुछ पता होता है। मातृत्व पोषण मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसमें क्या है खास बात यह है कि दूसरी संतान के जन्म पर 5 अलग अलग किस्तों में सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। कितने रुपए? 6,000 रुपए। और ये कितने किस्तों में दी जाएंगे? तो 5 अलग अलग किस्तों में ये सहायता राशि दी जाएगी। 1-1 हज़ार की कुछ किस्तें हैं और फिर एक किस्त 2,000 रुपये की है। अलग अलग उनका टाइम है। जैसे शुरू में गर्भावस्था की जांच के दौरान एक किस्त दी जाएगी। फिर अगर जो सिस्टमेटिक डिलीवरी है मतलब इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है सरकारी अस्पताल में या किसी भी संस्थागत जो हॉस्पिटल है वहाँ अगर डिलीवरी होती है फिर उसके बाद एक किस्त दी जाएगी। फिर बच्चों को टीके वगैरह लगाने पर फिर अगली किस्त दी जाएगी। तो इस तरह से इसकी 5 किस्तें, जैसे कि एक राजलक्ष्मी योजना है जो आपने पढ़ी होगी, उसमें भी इसी तरह की किस्तों में कुछ जो है आर्थिक सहायता वो दी जाती है। वैसा ही यहाँ है। तो इसमें भी 5 अलग अलग किस्तों में 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये योजना डिटेल में सुजस वाली उसमें क्लास में हमने की है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक खास बात और इसमें रह गई, ये कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार का जो है, इसके साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उनकी सुविधाएं भी लेते हुए ये सरकार, क्योंकि सीधी सी बात है जो गर्भवती महिला हैं तो चिकित्सा विभाग उसके साथ अपने आप इन्वॉल्व हो गई। तो महिला एवं बाल विकास विभाग और उसके साथ चिकित्सा विभाग की सुविधाएं साथ में लेते हुए ये दोनों विभाग इस योजना को संचालित करते हैं।
अब आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर, बजट में केवल ये लिखा हुआ है इंग्लिश में ही कि मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बजट का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें भी ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है कि मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है। तो कहाँ, ऑप्शन आपके हैं सलारपुर ग्रेटर भिवाड़ी, बोरानाड़ा जोधपुर, पचपदरा बाड़मेर, और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, यानी कि सलारपुर और बोरानाड़ा। क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों, इन दोनों में सरकार द्वारा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जैसी एक बात हमने कल भी की थी, कौन सी, प्लग एंड प्ले, ऐसी फैसिलिटी जहां उपलब्ध हो, मतलब ऐसे परिसर बनाए जाएं उद्योगों के जहां केवल उद्योगपति आएँ या जो भी अपना उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं वो सीधे आएँ, उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिलेंगी और आते ही अपना उद्योग स्टार्ट करें। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, या रेडीमेड गारमेंट जो है, रेडीमेड कपड़े जिसको बोलते हैं आप सामान्यतः, तो रेडीमेड गारमेंट्स या ज्वेलरी, या ऐसे शॉर्ट में मैं केवल नाम के लिए जे लिख दिया, तो ऐसे बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ शुरू किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इन दोनों जगहों पर कितने 250 करोड़ रुपए के साथ, 250 करोड़ ईच, मतलब दोनों के लिए 250 करोड़ रुपए और 250 ही इसके लिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है इस बजट में, मतलब कि 2022-23 वाले में। तो ये दोनों नाम आपको याद रखते हैं कहाँ ये बनाया जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान जो कि संबंधित स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। कल भी हमने कुछ ऐसे स्थान और उनका जो संस्थान है वो कौन सा है, एक क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, तो आज भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पहचानना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर में जनजातीय आवासीय विद्यालय, बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल, और अजमेर में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क। तो बहुत आसान है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि ई वेस्ट रिसाइकल पार्क जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है जयपुर में। और इस बजट में 22-23 वाले में ये भी घोषणा की गई थी कि ई वेस्ट डिस्पोजल एक पॉलिसी भी लाई जाएगी, ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। तो ई वेस्ट रिसाइकल पार्क कहाँ बनेगा, जयपुर में। और दूसरा जयपुर में और क्या है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी बनेगा। जोधपुर में जनजातीय आवासीय विद्यालय बनेगा, और बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल। और ये वैदिक गुरुकुल कौन से विश्वविद्यालय के अंदर है, तो वो है गोविंद गुरु, बांसवाड़ा से संबंधित है गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, उसी में अंदर बनेगा वैदिक गुरुकुल, जिसका बजट कितना है, 10 करोड़ रुपए। एक खास बात, पिछले कुछ दिन से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होगे कि बांसवाड़ा लगातार चर्चा में है। और चर्चा में रहने का कारण क्या है, बांसवाड़ा में एक जगह है, कौन सी, मानगढ़। तो मानगढ़, जिसको मानगढ़ धाम भी कहते हैं, ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ वहाँ, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के, इन दोनों का दौरा हुआ। तो ऐसी जगह जब चर्चा में रहती हैं तो एक स्मार्ट स्टडी का तरीका यह है कि उससे संबंधित आसपास की चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। यानी कि राजस्थान के इतिहास में मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे हमारे क्वेश्चन से ये संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आपके काम की चीज़ है। जैसे मानगढ़ धाम किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ क्या हुआ था, एक खास घटना हुई थी, कब, 17 नवंबर, अभी महीना भी नवंबर ही चल रहा है, 17 नवंबर 1913। इस दिन अंग्रेजों ने यहाँ घेर कर यहाँ के जो आदिवासी थे, गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवा दी थी। इसको जलियांवाला बाग से भी बड़ा एक तरह से कांड कहा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए थे। गोली चलाने की जो प्लानिंग थी, मतलब इस पूरी योजना की किसने बनाई थी, वो था मेजर बैली। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो था JP स्टॉकले। ये आप वैसे तो इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक वो तरीका है कि कहने को, अगर मान लो मानगढ़ धाम से इस बार कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लगेगा वो क्वेश्चन इतिहास का है, पर वो दरअसल इतिहास का नहीं, वो एक तरह से करंट अफेयर्स का ही है। क्योंकि लगातार मानगढ़ धाम चर्चा में है, तो इसके आसपास की चीज़ें आप जरूर पढ़ लें। जैसे आसपास की चीज़ों से मतलब कि ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या यहाँ से संबंधित इतिहास का कौन सा मैटर है जो संबंधित है। अब जैसे जब गोविंद गुरु आप पढ़ोगे तो गोविंद गुरु के साथ इन्होंने ये चीज़ भी याद रख लें, कौन सी एक सभा की स्थापना की थी, कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो क्या है इनकी सभा,
संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? तो 1883 में। कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? तो भगत आंदोलन। साथ ही जो संप सभा है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान के सिरोही जिले में संप सभा की स्थापना हुई। ऐसे ही यहाँ की हमने चीज़ें पढ़ ली कि 17 नवंबर 1913 को यहाँ गोलियाँ चलवा दी गई। प्लानिंग की थी बैली ने, गोलियाँ चलवाई थी स्टॉक लेने। इसके अलावा एक खास चीज़ जो बचती है जो करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस पूरे घटनाक्रम पर एक उपन्यास लिखा गया। और उपन्यास किसने लिखा? एक भूतपूर्व IPS ऑफिसर हैं जिनका नाम है हरिराम मीणा। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे उनको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो ये भूतपूर्व IPS हैं हरिराम मीणा। इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे एक किताब लिखी, उपन्यास लिखा, जिसका नाम था क्या? धूणी तपे तीर। हो सकता है किताबों के नाम भी पूछे जाते हैं तो हो सकता है पूछ ले जाए क्योंकि मानगढ़ धाम चर्चा में है। धूणी तपे तीर नाम से पुस्तक लिखी थी और इस उपन्यास पर किसने एक फिल्म भी बनाई? तो उनका नाम है अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या था? जंगल में जलियांवाला। इस पर एक फिल्म बनी, अनुराग शर्मा द्वारा बनाई गई जंगल में जलियांवाला फिल्म बनी। और इस फिल्म को 2011 में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिफ 2011 जिफ में अवार्ड भी मिला। तो बात क्लियर, हमारे केवल नाम आया था बांसवाड़ा और इसलिए बांसवाड़ा से संबंधित जो सारी चीज़ें वो हमने पढ़ ली। ये इतिहास में भी आपसे पूछे जा सकती हैं, लगातार चर्चा में है मानगढ़ धाम। आपको एक बार डिटेल में आज ये काम करना है कि मानगढ़ धाम के आसपास की जो चीज़ें हैं, ये जो संप सभा है या गोविंद गुरु हैं और इनके जो भगत आंदोलन है, इसकी डिटेल और भी आप पढ़ लें तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा कब की गई? कौन से बजट में की गई? तो हमारे लिए तो ये सिंपल है क्योंकि हम 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसकी घोषणा भी कब की गई थी? बजट 2022-23 में। और ये योजना क्या है कि घर बैठे घर से जॉब कर सकें, वर्क फ्रॉम होम लिख ही रहा है, तो मतलब ये महिलाओं के लिए है। उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि घर बैठे उनको जॉब दी जा सके। और उद्देश्य क्या है कि आगामी एक साल में, अगले एक वर्ष में कितनी महिलाओं को? तो लगभग 20,000 महिलाओं को जॉब से जोड़ना या उनको जॉब देना सरकार का उद्देश्य है। और योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। जैसा मैंने कहा, आज की वीडियो में जो नई योजना आई है, जिनकी घोषणा की गई है, 1 लाइनर या 2 लाइनर केवल उनके बारे में दिया गया है बजट में, केवल उनके नाम हम जरूर आज पढ़ेंगे। 7-8 ऐसी योजना आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक ये हो गई। पहली हो गई थी कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये भी एक योजना है, इंदिरा रसोई योजना। योजना पहले शुरू की गई थी लेकिन अब इसमें रसोइयों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो कितनी कर दी गई है? क्या है इसका उत्तर? तो इसका आंसर है 1000। जब योजना शुरू की गई थी तो इनकी संख्या रखी गई थी कितनी? 358। और फिर बाद में इनकी संख्या और बढ़ा दी गई। कब? ये अभी बढ़ाई गई है, मतलब 18 सितंबर 2022 को अभी जोधपुर से घोषणा की गई थी कि 512 और रसोइयाँ खोली जाएंगी। तो 358 प्लस 512 तो कुल कितनी हो चुकी हैं अब तक? 870। अभी और कितनी खोली जानी बाकी हैं? 130। तो कुल कितनी हो जाएंगी? 1000। यही घोषणा की गई थी कब? बजट 2022 में 1000 कुल रसोइयाँ हो जाएंगी। और सरकार का लक्ष्य है कि ये 1000 कब तक हम पालें? ये हम कंप्लीट कर लें कब तक? 19 नवंबर। 19 नवंबर कौन सा? 2022। ठीक है। और योजना की खास बातें तो ये हो गई। इस योजना में एक और चीज़ कि इसमें क्या दिया जाता है? तो 8 रुपये में थाली, मतलब 8 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। तो जो खरीदार है, मतलब जो खाएगा खाना, उसको 8 रुपये की थाली पड़ती है। लेकिन इसके पीछे सरकार का 17 रुपये का अनुदान होता है एक थाली पर। मतलब खरीदने वाले को 8 रुपये थाली पड़ती है, सरकार उसमें 17 रुपये अपनी तरफ से लगाती है। तो कुल कितना हो गया? 17 और 8, ये टोटल कीमत है। लेकिन आपको 8 ही याद रखना है, यही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संचालन कौन करता है इसका? तो नगरीय विकास विभाग, जो स्वायत्त शासन विभाग के अधीन है,
तो एक तरह से स्वायत्त शासन विभाग ही शहरों में, स्वायत्त शासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। स्वायत्त शासन विभाग के अंडर में आता है कौन सा, इसके साथ मिलकर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, ये इस योजना का संचालन करता है, या इस योजना के तहत जो भी वितरण किया जाएगा भोजन वगैरह का, वो ये दोनों विभाग देखते हैं। तो ये उस खास बात हुई कि 19 नवंबर 2022 को 1000 तब तक रसोइयों की स्थापना की जानी बाकी है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान स्टेट SC तथा ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल कब पेश किया गया। तो ये नए बजट में पेश किया गया है। यहाँ भी ये इजी लग रहा है क्वेश्चन। तो कब पेश किया गया ये बजट, तो ये बिल तो ये पेश किया गया था बजट 2022-23 में। लेकिन इसके साथ साथ ये SC एंड ST इन दोनों के लिए एक अलग अलग फंड और बनाया गया। SC एंड ST फंड इनके डेवलपमेंट के लिए, मतलब विकास फंड, SC एंड ST डेवलपमेंट फंड, विकास फंड बनाया गया। कब, ये 2021 में। और तब इनके लिए कितने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान था, तो वो था एक के लिए 100 करोड़, मतलब ST फंड जो है 100 करोड़ वो, और SC फंड जो है 100 करोड़ रुपए का फंड वो। कब, 2021 में। लेकिन अब 2022 के बजट में क्या किया गया, इस फंड की जो रकम है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो अब 100 से कर दी गई है 500 दोनों के लिए। अब ये फंड SC ST विकास के लिए 500 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। और इस 500 करोड़ का भी विभाजन किया गया है कि कैसे कैसे ये खर्च किया जाएगा। तो जो 200 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे रोजगार और कृषि। 150 करोड़ जो खर्च किए जाएंगे इसमें से 500, 150 और 150। दूसरे जो 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे वो किस पर किए जाएंगे, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। और बाकी की जो बचे 150 करोड़ हैं वो किस पे की जाएंगी, वो है आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इस पर खर्च किए जाएंगे, आधारभूत संरचना। क्लियर हुई बात। केवल खास बात यह है कि एक नया बिल पेश किया गया है इस बजट में, तो उस बिल का नाम आपको याद रखना है। वो कौन सा बिल है, वो है राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड। कब पेश किया गया, इस बजट में पेश किया गया, जिसके तहत अब 500 करोड़ रुपए SC फंड पर 500 और ST फंड पर 500 खर्च किए जाएंगे। और उसको ऐसे खर्च किया जाएगा 200 रुपये रोजगार और कृषि पर, 150 करोड़ रुपये शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पर, और 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना पर। ये 150 करोड़ है, ये केवल 150 रुपये नहीं है, या केवल 500 रुपये नहीं है, ये है 500 करोड़। ये तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप समझ जाएंगे ये चीज़। तो यहाँ भी 500 करोड़, वहाँ भी 500 करोड़। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य में बेघर वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, तो यहाँ भी एक नई योजना आ गई। कौन सी, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की घोषणा की गई। और इस तरह का क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, कौन सा, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, जिसमें क्या पूछा गया था, नंदघर। तो वहां तो उत्तर था नंदघर, और यहाँ उत्तर क्या होगा। अब एक ऑप्शन तो मैंने वैसे ही हटा दिया, 3 ऑप्शन बचे, अपना घर, आवास गृह या पालना गृह। तो इसका उत्तर क्या है, अपना घर। नंदघर तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंदघर में क्या था कि राजस्थान सरकार और इनके साथ जो वेदांता समूह है, वेदांता समूह के प्रमुख कौन है, अनिल अग्रवाल। तो उन दोनों ने मिलकर राजस्थान में जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम चल रहा है, आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, ऐसे 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को, कितने, 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को ये डेवलप करेंगे। और उनमें बच्चों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं चाहिए, खेलने के लिए, प्री स्कूल जो एजुकेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो डेवलप करेंगे। कहाँ, उसका नाम तो दिया गया था नंदघर। इस न्यूज़ को हमने, हमारी जो सेकंड क्लास हुई थी यही राजस्थान करंट वाली, उसमें पहला क्वेश्चन यही रखा है, तो आप एक बार वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ जो ये योजना है, अपना घर इसका नाम है, ये योजना क्या है कि ऐसे जो वृद्ध लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, तो उनके लिए एक संस्था है अपना घर,
वो उनको घर प्रोवाइड कराती है, वहाँ रखती है उनको, एक तरह से आप कह सकते हैं वो वृद्धाश्रम की तरह है। तो सरकार भी अब इसी योजना की तर्ज पर मतलब एक अपनी योजना लाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। और इस योजना में क्या किया जाएगा कि जितने भी जिले हैं मतलब सभी जिलों में ऐसे पुनर्वास गृह बनाए जाएंगे, सभी जिले इसमें सम्मिलित हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। अब कहने को तो 33 जिले हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार शुरुआत में कितने बनाए जा रहे हैं, तो हर जिले में मिनिमम एक तो है ही, लेकिन शुरुआत में कितने बनाए जा रहे हैं, कुल 45, मतलब किसी किसी जिले में एक से ज़्यादा भी हैं। तो 45 ऐसे आवास गृह बनाए जाएंगे और इनमें जो क्षमता होगी मतलब कितने लोग इसमें रह सकते हैं, तो 75 यानी कि 75 ईच, मतलब एक घर में 75 लोग रह सकते हैं। ऐसा एक तरह का हॉस्टल कह लो या कोई आवास गृह कह लो या कुछ भी ऐसा संस्थान कह लो जिसको बनाया जाएगा, उसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। और कौन सी संस्था से प्रेरणा लेकर, अपना घर। और नंद घर किससे संबंधित है, ये है वेदांता समूह, अनिल अग्रवाल जिसके सदस्य हैं, आंगनवाड़ी से संबंधित है। अनिल अग्रवाल जो है उनको राजस्थान रत्न अवार्ड भी दिया गया था, मैंने ये बात भी तब बताई थी। उनके साथ 5 और लोगों को दिया गया था राजस्थान रत्न अवार्ड। तो देखते हैं आप लोग कमेंट्स में बताएं वो 5 लोग और कौन कौन है जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल शहर है, तो ये भी एक नई योजना आएगी, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। कौन कौन से हैं उत्तर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा या उपयुक्त सभी, ये तीनों। क्या होगा इसका आंसर, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों। इस योजना में दरअसल एक योजना है केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी और एक फिर राज्य सरकार। अब इस योजना में केंद्र सरकार ने थोड़ा खुद ही स्मार्टली काम कर दिया, मतलब केंद्र सरकार ने राजस्थान के जो 4 शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा किया। वो 4 शहर कौन कौन से हैं, वो है जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान के केवल ये 4 शहर लिए कि हम इनको स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन ये 4 शहर राजस्थान के पहले ही सबसे ज़्यादा डेवलप शहर हैं, यही चारों। अब रह गए बाकी के शहर, तो राज्य सरकार ने उनमें से जो 3, ये चारों संभाग भी हैं, आपको पता होगा संभाग मुख्यालय है यहाँ पर। अब बाकी के जो राज्य सरकार के बचे 3 तो संभाग बचे, तो राज्य सरकार ने उन तीनों को भी शामिल कर लिया। कौन कौन बचे, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर। तो इन तीनों को जो संभाग हैं उन तीनों को राज्य सरकार ने शामिल किया, इन संभाग मुख्यालय को स्मार्ट सिटी बनाना। इनके अलावा और भी हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हैं अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इस तरह से कितने हो गए, 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, 10 ये हो गए जो स्मार्ट सिटी हैं बनेंगे राजस्थान के। और इनकी घोषणा कब की गई, बजट 2022-23 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, फिर से एक योजना जो नए बजट में आई है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये जो योजना है बजट में इनके लिए केवल 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन के बारे में जानकारी दी गई है और कहा गया है आगामी वर्ष में शुरू होंगी। तो ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई है, केवल ये बजट में दी गई है। तो आपको भी केवल इतना याद रखना है इनके लिए बजट कितना आवंटित किया गया है और इनका उद्देश्य क्या है, वही चीज़ें यहाँ है। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़। तो पहले तो ये है क्या, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। और कौन से ग्रामीण क्षेत्रों का, जो दुर्गम है, जहाँ पहुँचना कठिन है, जो दूरस्थ है, बहुत ज़्यादा दूर है, आबादी से दूर है, दुर्गम है, दूरस्थ हैं, ऐसे कोई क्षेत्र जहाँ दूर दराज के एरिया वहाँ पहुँचना कठिन है, उनके विकास के लिए सरकार द्वारा एक योजना लाई गई जिसका फंड है 100 करोड़ रुपए। तो इसके साथ ही योजना शुरू की गई और इनका अब क्या विकास किया जाएगा, इनमें आधारभूत संरचना। दुर्गम क्षेत्रों में सबसे पहले जो जरूरत होती है वो है आधारभूत संरचना की, यानी कि सड़क, बिजली, पानी एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इन संरचनाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए से ये योजना शुरू की गई, इसका प्रावधान किया गया है जो आगामी वर्षों में शुरू होगी, लॉन्च होगी। इसके साथ ही जो पहले अलग अलग कार्यक्रम और चल रहे थे राजस्थान सरकार के, उनका भी बजट बढ़ा दिया गया है। जैसे कि एक चल रहा था डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डांग क्षेत्र विकास और कार्यक्रम। ऐसे ही चल रहा था एक मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ऐसे ही चल रहा था एक
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इन तीनों क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम तो पहले ही चल रहा था। अब सरकार ने इसमें एक और नई योजना लाई है, वो कौन सी है? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब इसको भी इसमें सरकार इन क्षेत्रों का भी अब विकास करेगी। 100 करोड़ रुपए का उनमें फंड आवंटित किया गया है। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ये भी नई योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में सही कथन क्या है? यहाँ उद्देश्य लिखे गए हैं, तो आपको पहचानना है कौन सा सही है। पहला, इसके तहत घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके तहत लाभ लगभग 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। योजना हेतु लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय प्रस्तावित है। और डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सरकार ने एक योजना लाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। योजना के नाम से ये पता चल रहा है डिजिटली सारी सेवाओं का लाभ आपको पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सरकार की सुविधाओं का घर बैठे लाभ पहुंचाना, डिजिटल होने का मतलब ही यही है। अब इस योजना में सरकार ने घोषणा की है, राजस्थान में जो महिला मुखिया है परिवार की, तो हर परिवार की महिला मुखिया को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो इस तरह से 1 करोड़ 33 लाख परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन के साथ 3 साल तक उसमें फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा। स्मार्टफोन प्लस 3 साल का मुफ्त इंटरनेट, और इसमें व्यय होगा कितना? लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक। तो ये सभी इस योजना के उद्देश्य हैं। अब कल की एक बार क्लास रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कल क्या क्या पढ़ा था हमने। पहला क्वेश्चन क्या था? राज्य का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? ये भी कल बजट वाली क्लास थी और आज भी हम बजट ही पढ़ रहे हैं। कल ज़्यादातर कुछ ऐसे थे जहाँ संस्थान पूछे थे और आज ज़्यादातर योजनाएं हमने पढ़ी। तो पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया? वर्ष 2022-23 में कृषि आया, 21-22 में पेपरलेस पहला बजट आया और 12-13 में पहला राजस्थान का जेंडर बजट। साथ में मैंने थोड़ी सी बात की 2017-18 में क्या हुआ था? रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया था। भारत का पहला बजट आया 7 अप्रैल 1860 को। किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। आज़ाद भारत का पहला बजट आया था 26 नवंबर 1947 को। किसने प्रस्तुत किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने। और 1920 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर यह कहा गया कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाए और इनकी बात मान ली गई। और 1924 में अलग से रेल बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, जो 2016 तक चला, कुल 92 साल तक चला। और पहले बजट प्रस्तुत किया जाता था शाम को 5 बजे, उसको बाद में चेंज किया गया। कब किया गया? वो कर दिया गया सुबह 11 बजे। अच्छा, यहाँ मैंने एक गलत चीज़ और लिख दी थी कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार का कार्यकाल लिखा था मैंने बोला जरूर था कि 6 साल सरकार रही, लेकिन यहाँ लिख कितना दिया है? 1998 से 2002, तो ये तो 4 ही साल हुए। तो ये सरकार रही 1998 से 2004। पहले 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी और फिर पूरे 5 साल की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो 1998 से 2004 तक सरकार रही। उस सरकार के दौरान जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने पहली बार 1999 में 11 बजे भारत का बजट प्रस्तुत किया और ये पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी शाम को 5 बजे बजट पेश करने की, वो तोड़ी। अब चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवर की राशि कितनी है? तो कल कमेंट्स में भी एक ने वापस पूछा था कि ये 5 लाख है कि 10 लाख है। मैंने पूरा क्वेश्चन इसी सेंस में पढ़ाया था कि दुर्घटना बीमा में राशि है 5 लाख और स्वास्थ्य बीमा में राशि है 10 लाख। तो 5 लाख रुपए भी 3 तरह से दिए जा सकते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की दुर्घटना में तो उसके परिवारों को, आश्रित को 5 लाख रुपए। अगर 2 अंग क्षतिग्रस्त हुए हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख, या एक हाथ और एक पैर, या एक आंख और एक हाथ, या एक पैर और एक आंख, तो 3 लाख रुपए। और अगर कोई एक अंग में क्षति होती है तो 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत जो पहला मामला जिनको पहली बार इसमें रिफंड किया, बीमित परिवार को जो प्रीमियम दिया गया, मतलब बीमा कवर जो दिया गया, वो कौन से परिवार को? तो जोधपुर का एक मामला है जिसमें डूबने के कारण मृत्यु हुई थी। इसमें 7 तरह की दुर्घटनाएं शामिल हैं, जिसमें से एक था डूबना। बाकी भी 6 और हैं, जैसे कि ऊंचाई से गिरना, या मकान ढहना, या बिजली से जलना, या फिर आग से जल जाना, या किसी रासायनिक द्रव्य का छिड़काव। इस तरह से करके कुल 7 दुर्घटनाएं हैं। आगे मैंने यहाँ इसको तीनों को कंपैरेटिव भी पढ़ाया था, कौन कौन से? चिरंजीवी जीवन रक्षक, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये आपने कल अच्छे से पढ़ा होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है स्वायत्त शासन विभाग द्वारा।
इसके साथ ही जो स्थानीय निकाय विभाग है वो मिलकर काम करता है, और जो स्थानीय निकाय विभाग की नगर निकाय विभाग है, नगर निगम है, नगर परिषद है, वो इसके साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, जो 9 सितंबर 2022 से योजना शुरू हुई जयपुर की खानिया की बावड़ी से, जहां मुख्यमंत्री ने श्रमदान करके औपचारिक रूप से योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और रोजगार मांगने के 15 दिन में रोजगार देने की गारंटी है। इसी तरह की एक और योजना जो हमने पढ़ी थी नरेगा, जिसका नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा, उसमें राजस्थान में अब रोजगार दिया जाता है 125 दिन का, और ये 25 दिन जो एक्स्ट्रा हैं इसकी घोषणा भी कब की गई थी, बजट 2022-23। इस योजना में मैंने एक और बात बताई थी कि 2 प्रकृति के यहाँ कार्य होंगे, एक है सामान्य प्रकृति के कार्य, एक विशेष तकनीकी प्रकृति के कार्य। तो सामान्य प्रकृति के कार्य में जो लागत है उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात होगा 75:25, और विशेष तकनीकी के प्रकृति के कार्य में श्रम और सामग्री का अनुपात होगा 25:75। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जोधपुर में। टोंक में स्थापित किया जाएगा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, भरतपुर में कुश्ती और कबड्डी स्टेडियम, और उदयपुर और जयपुर दोनों में एक एक बनाया जाएगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन। राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? ये जयपुर में हरीशचंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्थापित किया जाएगा। तारानगर चूरू में आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाएगा, और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी भरतपुर में। ये सारी बजट घोषणाएं हैं, इसलिए यहाँ लिखी गई हैं। और इसके तहत एक और चीज़ लाई जाएगी, वो क्या है? रोड सेफ्टी एक्ट, ये भी बजट में दी गई है, और राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान तथा संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन आज की क्लास में भी था, शुरू में कल भी हमने ये पढ़ा था। तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? उदयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, ये कहाँ पर है एपीकल्चर सेंटर? ये बनाया जाएगा भरतपुर में। कल के क्वेश्चन में भी ये था, एक ऑप्शन था कि जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाया जाएगा। पचपदरा बाड़मेर में क्या बनाएगा? PCPIR, जो कि 383 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र होगा, जहां जो इंडस्ट्री के लिए आवश्यक चीज़ें वो डेवलप की जाएंगी, रीको के सहयोग से ये बनाया जाएगा। साथ ही मैंने ये भी बताया कि ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी लाई जाएगी, और इसके लिए पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। अगला क्वेश्चन क्या था? सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? शाहजहांपुर से अजमेर, बरबलाड़ा से जोधपुर, सीकर से बीकानेर, तो सभी इसका आंसर था। ये जो NH-25 तो मैंने कहा था कि ये श्योर नहीं है, तो ये श्योर ही था, बाद में मैंने आपको बता दिया था। तो ये NH-48 और NH-448, NH-25 और NH-11 और NH-52, इन पर ही ये जो जगह है ये स्थित है। इनको सरकार ने घोषणा की है कि एक ऐसा यहाँ रोड बनाया जाए जिसमें दुर्घटना की संभावना कम से कम हो, या उसको कहा गया दुर्घटना की संभावना नगण्य हो। पैरा खिलाड़ियों हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? जयपुर और जोधपुर दोनों जगह 20-20 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्थापना की जाएगी। साथ ही बजट में एक नई घोषणा की गई थी कि पैरालंपिक में अगर खिलाड़ी पदक लाते हैं तो उनको 25 बीघा जमीन सरकार कृषि वाली जो भूमि है वो देगी। इससे पहले जो ओलंपिक खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा पहले हो चुकी थी, अगर ओलंपिक में पदक लाते हैं तो उनके लिए 25 बीघा जमीन सरकार देगी। अब पैरालंपिक में भी पदक लाने वाले पैरा खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन सरकार द्वारा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन था, राज्य बजट 2022-23 में घोषित W हब का उद्देश्य क्या है? तो मैंने कल एक बात कही थी, W के नीचे अंडरलाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि W से समझ में आता है कि ये महिलाओं से संबंधित है, लेकिन चारों ऑप्शन ही हमारे महिलाओं वाले थे। तो इसका आंसर क्या था? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। मतलब ये ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जहां सर्विस, MSME और स्टार्टअप, इनको प्लग एंड प्ले की सुविधा मिल सके। आज भी हमने एक क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि प्लग एंड प्ले की सुविधा के लिए एक मल्टी स्टोरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा बजट घोषणा में। और ये जो सेंटर है, ऐसे 3 सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव है बजट में। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। सेंटर का नाम क्या रहेगा? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन सेंटर। 200-200 करोड़ रुपए के 3 सेंटर इनका बजट बनाया जाएगा, और उसी सेंटर के अंदर महिलाओं के लिए अलग से एक एरिया बनाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है W हब। आगे अगला क्वेश्चन क्या था कि राज्य बजट 2022-23 में पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है? ये अनाथ शब्द ने बाद में जोड़ा था, क्वेश्चन में टाइप नहीं था। तो अनाथ बच्चों के लिए कितनी कर दी गई है? ये है 1500 रुपये प्रति माह। लेकिन इसमें कई कैटेगरी हैं, केवल अनाथ बच्चों की कैटेगरी नहीं है, और भी कई सारी कैटेगरी हैं। तो कुछ कैटेगरी में 500 रुपये प्रति माह भी है, कुछ में 1000 है, कुछ में 1500 और कुछ में 2500। तो 6 से 18 वर्ग के 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अब दिए जाएंगे 2500 रुपये, और 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको दिए जाएंगे
1500 रुपये आज सुजस वाली क्लास में भी हमने पढ़ा है। और कौन से विभाग द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये हुई दोनों क्लास, कल की और आज की। बजट में हमारी जो खास चीज़ें हैं वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ और चीज़ें बची हैं, 1-2 योजना बची हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना या एक आध और जो नई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में बजट बढ़ा दिया गया है, उनको अब हम देखेंगे कल की क्लास में। उसके बाद ये बजट समाप्त हो जाएगा और शायद एक लास्ट क्लास फिर बचेगी जिसमें राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट और हो सकता है या एक और एक्स्ट्रा लगे तो वो हो सकता है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, कोशिश होगी कि वो एक में कंप्लीट हो जाए। तो मैक्सिमम अब 2 क्लास और होंगी, जिसमें कि ये 2022 वाला जो है, जनवरी से मार्च 2022 वाला जो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो अब कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल मंथ। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में अगली न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।